हाय गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। और पॉलिटी में जो हमारा चैप्टर था संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वो आज ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे अधिनियम एक्ट थे। हमने बीच में एक दो छोटे चैप्टर भी पढ़ लिए, पर आज ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो आज हम पॉलिटी में देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इनमें क्या दिया हुआ था, ठीक है, इसमें से कौन सी चीज़ हमारे जो अभी के संविधान है उसमें शामिल की गई। इससे पहले देखेंगे फ्रेंड्स एक फैक्चुअल क्वेश्चन। अगर मैं आपसे पूछूं कि कालबेलिया नृत्य कहाँ किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये किया जाता है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान की जो कालबेलिया ट्राइब है वो इस नृत्य को करती है और इसको मुख्यतः महिलाएं करती हैं, इस नृत्य को कालबेलिया। और ये यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होती है ना फ्रेंड्स, उसमें भी ये नृत्य शामिल है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अब हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ था जब ये आया। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। तो फ्रेंड्स ये वाला एक्ट ना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा लंबा था ये वाला अधिनियम। और इससे बहुत सारी चीज़ें जो है जो हमारे अभी के संविधान में भी डायरेक्ट ले ली गई हैं। तो इस वाले जो भारत शासन अधिनियम था, इससे क्या हुआ कि एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में ये एक मील का पत्थर हमारे लिए साबित हुआ। ठीक है, ये एक लंबा और विस्तृत काफ़ी लंबा दस्तावेज था। इसमें लगभग 321 धारा और 10 अनुसूचियाँ थी। तो देखेंगे इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अवशेष शक्तियां वायसराय को दे दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देसी रियासतों ने इसे शामिल होने से इनकार कर दिया। तो देखिए, इसने इस जो अधिनियम था, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात थी, तो हाँ, इसने कहा था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए। ठीक है, और इसने क्या किया, 3 सूचियों में भी बांटा जो अभी भी है। देखिए, संघीय सूची जिसमें केंद्र को शक्ति होती है, राज्य सूची जिसमें मतलब राज्य को शक्ति होती है। इन सूची में क्या दिया जाता है कि किन विषयों पर राज्य या केंद्र कानून बना सकते हैं, और समवर्ती सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। इस आधार पर इसने शक्तियों का बंटवारा किया गया इस अधिनियम में। और अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दी गई। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती है, जो बच जाती है, इन तीनों सूची के बाद भी रह जाती है, वो शक्तियाँ किसे, वायसराय को दे दी गई। लेकिन ये व्यवस्था जो थी वो कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देसी रियासतें जो थी उस पर, मतलब जो छोटे राजा महाराजा थे, उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया कि हमें संघ में, भारतीय संघ में शामिल नहीं होना है। देखिए फ्रेंड्स, इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। ठीक है फ्रेंड्स, इस एक्ट में क्या हुआ, जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, मैंने आपको पहले वाले एक्ट में पढ़ाया था कि प्रांत में क्या किया था, देश द्वैध शासन व्यवस्था कर दी थी, मतलब डबल शासन करेंगे। लेकिन अब इस एक्ट से क्या हुआ, उसे समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। ठीक है, स्वतंत्रता दे दी गई। राज्य अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। वो अपने तरीके से शासन अब कर सकते थे। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। तो इस एक्ट से क्या, जो हमारे राज्य थे उनको उत्तरदायी सरकार की स्थापना का मतलब हक दे दिया। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो गवर्नर होगा वो राज्य विधानसभा परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करेगा। मतलब वो जो राज्य विधान परिषद थी, यानी जो गवर्नर होगा वो उनकी सलाह पर ही कार्य करेगा। ठीक है, मंत्रियों की सलाह पर ही काम करेगा। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कार्य वो कर सकता है। इस तरीके से इससे क्या किया गया कि प्रांत राज्यों को कुछ स्वायत्तता मिली। यह व्यवस्था 1937 में शुरू हुई और 1939 में इसको समाप्त भी कर दिया गया। मतलब जैसे ही हाल शुरू हुई, इसके बाद कुछ समय बाद इसको समाप्त कर दिया गया। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। परिणाम संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि ये प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। अब देखिए, इस एक्ट से क्या हुआ, प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी, लेकिन केंद्र में, सेंटर में द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट कर दी। मतलब डबल तरीके से शासन चलेगा।
जैसे संघीय विषयों को दो भागों में बांट दिया, एक स्थानांतरित और एक आरक्षित, ठीक है, लेकिन ये प्रावधान भी लागू नहीं हुआ। इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की, मतलब 2 सदन होंगे, जैसे हमारे 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो इस एक्ट से क्या हुआ कि जो 11 राज्य थे उनमें से 6 में क्या किया, द्विसदनीय व्यवस्था स्टार्ट कर दी, 2 सदन होंगे। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में, कहाँ पे, बंगाल में, बम्बई में, मद्रास में, बिहार में और संयुक्त प्रांत जिसको अभी यूपी बोलते हैं, असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। अब इधर क्या होगा, 2 सदन होंगे, विधानसभा और विधान परिषद। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे, अभी भी अंग्रेजों का शासन था, इसलिए पूरी तरह तो वो स्वतंत्रता देंगे नहीं, तो इन पर भी कई प्रतिबंध थे। इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। इसने एक्चुअली क्या किया, सांप्रदायिकता को ही बढ़ाया। जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था पृथक निर्वाचन कि कैसा होगा कि जो मतलब अगर समझ लीजिए मुस्लिम है, अगर वो खड़े हो रहे हैं तो उनको मुस्लिम ही वोट देंगे, है ना, पृथक निर्वाचन। तो इसने क्या किया, दलित जाति, महिला और मजदूर वर्ग के लिए भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था करी। ये एक तरीके से क्या कर रहे थे, सांप्रदायिकता भारत में बढ़ा रहे थे। इसने भारत शासन अधिनियम 1958 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इस इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। अब क्या क्या, पहले भारत परिषद की स्थापना की गई थी ना, भारत शासन अधिनियम 1858 से मैंने आपको बताया था, तो उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। मतलब जो भारत सचिव होता है उसको हेल्प करने के लिए क्या थी, भारत परिषद, उसको खत्म कर दिया। इसने मताधिकार का विस्तार किया, लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार मिला। अब क्या हुआ कि पहले तो ऐसे निर्वाचन हो रहा था, मतलब डायरेक्ट नहीं हो रहा था। अब क्या, जो हमारी 10% जनसंख्या थी उनको भी वो भी वोट दे सकते थे। इसके अंतर्गत देश में मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। अब अगर पूछा जाए कब से भारतीय रिजर्व बैंक की कौन से एक्ट से स्थापना हुई, तो 1935 वाले, ठीक है। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की। तो इस एक्ट से देखिए काफ़ी संस्थाओं की स्थापना हुई, जैसे संघीय लोक सेवा आयोग, ठीक है, प्रांत में प्रांतीय लोक सेवा आयोग, अगर 2 से ज़्यादा राज्य है तो उनके लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, ठीक है। और क्या, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, और 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई इस एक्ट से। तो इनकी स्थापना हुई, और क्या हुआ, क्या याद रखना है आपको कि प्रांत में द्वेष शासन समाप्त कर दिया और केंद्र में द्वेष शासन की स्थापना की गई। देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके बाद आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। इसमें क्या किया गया ये देखेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। अब इस एक्ट से हमें क्या मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई, ठीक है। उस वक्त कौन से प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन में, क्लीमेंट एटली थे। उन्होंने क्या घोषणा करी कि 30 जून के बाद भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त किया जाएगा और भारत में उत्तरदायी शासन सौंप दिया जाएगा भारत को, मतलब वो अपना शासन खुद कर सकेंगे। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। तो क्या हुआ, मुस्लिम लीग तो मतलब मुस्लिमों के हित के लिए लड़ रही थी, तो उसने आंदोलन करा कि नहीं, भारत का विभाजन करिए, हमें अपना अलग देश चाहिए है। तो 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर सरकार ने क्या कहा कि जब मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया तो उन्होंने कहा कि संविधान सभा ने जो संविधान बनाया है वो उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो क्षेत्र मतलब इसको नहीं स्वीकार करना चाहते, ठीक है। अब देखिए कितने सारे क्षेत्र उस वक्त बोल सकते थे कि हमें ये वाला संविधान मतलब मान्य नहीं है, तो काफ़ी सारे भारत में विभाजन हो जाता है ना। उसी दिन ठीक है 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि माउंटबेटन योजना क्या है, तो वो भारत के विभाजन की योजना है। और अगर पूछा जाए कि भारत के विभाजन की योजना किसने पेश की, तो वायसराय जो उस वक्त थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनने करी। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस वक्त स्वीकार कर लिया, इतनी हिंसा हुई थी मारकाट, तो दोनों ने ठीक है मतलब स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर उसे लागू कर दिया गया। तो क्या हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास कर दिया गया। इस अधिनियम की क्या विशेषताएं थी फ्रेंड्स, ठीक है।
इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। ठीक है, इसने 15 अगस्त को क्या करा, भारत की स्वतंत्रता, भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि अब से भारत स्वतंत्र है और संप्रभु है, मतलब अपने खुद के निर्णय ले सकता है इस अधिनियम के द्वारा। इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार था। ठीक है, इनने दो स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र जो थे, अभी देखिए एकदम से सत्ता तो बिल्कुल नहीं सौंप सकते ना एकदम, तो थोड़े टाइम तक ब्रिटिश थे, उन्होंने देखा है ना, तो डोमिनियन बने रहे वो, लेकिन अब संप्रभु होने वाले थे। और कौन से दो राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान, मतलब भारत का विभाजन हो गया, दो अलग अलग राष्ट्र बन गए। ठीक है, और जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता दी थी। ठीक है, अब ये ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से आगे जाके अलग हो सकते थे। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया। ठीक है, इसने क्या किया, जो वायसराय का पद था, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर क्या किया, दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इस पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। तो देखिए क्या क्या, यहाँ से गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करेगा, जो नए राष्ट्र होंगे उनकी कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन का जो ताज पे जो भी होगा वो करेगा। ठीक है, गवर्नर जनरल को नियुक्त, इन पर ब्रिटेन की सरकार का लेकिन ब्रिटेन की जो सरकार होगी उसका कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। देखिए अब क्या हो रहा है ना, ये जो ट्रांजिशन फेस है, मतलब ये जब सत्ता का हस्तांतरण कर रहे हैं तो एकदम से तो मतलब स्वतंत्रता दे नहीं सकते, थोड़े टाइम तक ये देखेंगे, इनको जरूरत होगा कि वो भी देखें कि सब सही हो रहा है या नहीं, तो थोड़े टाइम तक गवर्नर जनरल बने रहे। तो फ्रेंड्स, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। तो अब क्या हुआ कि जो डोमिनियन स्टेट्स थे, ठीक है, उनको कहा कि आप अपनी संविधान सभा बनाए, अपना संविधान बनाए, और उनको पूरी स्वतंत्रता दी गई कि वो जैसा नियम कानून बनाना चाहते हैं उनको बनाने की स्वतंत्रता दे दी गई। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को ठीक है, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को ये शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान का निर्माण व एवं कार्यान्वित होने तक अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेते। तो अब क्या किया गया, एक्चुअली दोनों को स्वतंत्रता दी गई कि वो अपने जैसा चाहे वो अपने लिए नया कानून बना सकते हैं। ठीक है, अब ब्रिटिश जो है वो उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। इस कानून ने ब्रिटिश में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया, इसलिए इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, अब जो भारत सचिव था ब्रिटेन में होता था भारत सचिव का पद, तो उसको समाप्त कर दिया गया। इसने 15 अगस्त 1947 में भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा कर दी। तो इन्होंने कहा कि जो भारतीय रियासतें थी, भारतीय रियासतें मतलब देसी राजा थे, अब क्या है उसमें ब्रिटिश संप्रभुता नहीं है, वो चाहे तो जहाँ भी जिस भी उसमें शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो सकते हैं। तो इसने क्या किया, इसने भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकते हैं या स्वतंत्र रह सकती है। इस अधिनियम से इनको कहा गया। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि इस कानून से क्या हुआ कि हमें हमारी स्वतंत्रता की घोषणा की गई। और देखिए 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समझ शक्तियाँ दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो क्या बने, प्रथम गवर्नर जनरल। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। ठीक है, 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो ये हुआ, इसके बाद हमें स्वतंत्रता मिल गई। फ्रेंड्स, ये जो अधिनियम थे वो अभी हमने संविधान की दृष्टि से पढ़े थे कि क्या क्या कानूनों में धीरे धीरे बदलाव होते गए और किस तरीके से संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि बनती गई। लेकिन जब हम इतिहास में पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा इतिहास के हिसाब से समझेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। और आप बेफिक्र रहिए, हम पूरे जो भी हम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो हम सारे कंप्लीट करेंगे। हाँ, आप थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको पूरे सब्जेक्ट्स पूरे पूरे कंप्लीट कराऊंगी। ओके, थैंक यू।